बग्गा साहब का भी किया जाए स्वागत। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के जाने माने विशेषज्ञ अजय बग्गा साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। बग्गा साहब, तीनों इंडेक्स नए लाइफ हाई के आसपास पहुंच चुके हैं। डाउ, नैस्डैक, S&P 500। S&P 500 तो बना भी चुका है। क्या वजह है अमेरिकी बाजारों में फिर से इतनी बढ़िया तेजी का माहौल बना है, स्पेशली तब जबकि लोग अब रेट कट मार्च में होंगे उसकी उम्मीदें कम करते जा रहे हैं और बाजार ऊपर जा रहे हैं? नहीं अनिल जी, हुआ क्या था कि अक्टूबर एंड से 9 हफ्तों के लिए यूएस मार्केट ऊपर बढ़ा। और अक्टूबर एंड से आप दिसंबर 31 तक देखें तो 16% S&P 500 दौड़ गया था। तो उसके बाद जनवरी में हमने देखा कि थोड़ा सा हैंगओवर हुआ मार्केट को। और अब क्या हो रहा है कि पचा लिया गया है। और दिसंबर में क्या मार्केट उम्मीद लगा के बैठा था कि मार्च में फेड का रेट कट आ जाएगा। अब वो रेट कट थोड़ा आगे पोस्टपोन हो गया। अब लग रहा है कि जून की बैठक में पहला रेट कट आएगा। उसका 99% प्रोबेबिलिटी है कि जून की बैठक में रेट कट हो जाएगा। तो 50 दिन वो रेट कट आगे मूव हो गया। उसके कारण हमने देखा थोड़ा रिस्क ऑफ सेंटिमेंट। और ये भी था कि जो ये 9 हफ्तों की तेजी रही वो 99th परसेंटाइल पे था। मतलब हिस्ट्री में 1% टाइम ही ऐसा होता है जब 9 हफ्ते लगातार अमेरिकन मार्केट दौड़ा हो। तो उसके बाद हमने देखा एक ठहराव आया। और अब जो इस हफ्ते की तेजी हुई है उसके बाद 1.5% मार्केट बढ़ा है। तो पहले 20 दिनों में यूएस मार्केट 1.5% बढ़ा है, बनिस्पत इसके कि 16% रिटर्न जो 2 महीने में दे गया था। तो अब तैयार है मार्केट फिर दौड़ लगाने के लिए। मई में लग रहा है कि रेट कट आएगा। अब दो पड़ाव आने वाले हैं अगले हफ्ते। फेड का जो उनका जो बेस्ट इंडिकेटर वो यूज करते हैं इन्फ्लेशन के लिए, पीसीई, दिसंबर का आंकड़ा आने वाला अगले हफ्ते, वो बहुत अहम रहेगा। और फिर 31 को फेड की बैठक की अनाउंसमेंट, 30 और 31 को उनकी बैठक है। 31 को अनाउंसमेंट आएगी कि क्या वो देख रहे हैं रेट्स की तरफ। वो अभी भी यही कहेंगे कि डेटा डिपेंडेंट हैं हम और बैलेंस्ड है। अगर इकोनॉमी हमें मध्यम होती दिखी या नीचे जाती दिखी, तेजी से हम रेट कट करेंगे। बट अभी जो इन्फ्लेशन बरकरार है और जो रिस्क है कि इन्फ्लेशन फिर बढ़ जाएगी अगर हम रेट कट जल्दी कर देंगे, इसके कारण अभी हम होल्ड कर रहे हैं और डेटा डिपेंडेंट रहेंगे। यही आने वाला है 31 को, इससे ज्यादा कुछ बोलेंगे नहीं वो। बट मार्केट जो आशा लगाए बैठा था कि मार्च में रेट कट आ जाएगा, उसने उसको मई में पोस्टपोन कर लिया। तो ये बड़ा चीज हुआ है, हम कह सकते हैं जनवरी में। दूसरा है चाइना का बाजार जो गिरा है तेजी से। उसका क्या हो रहा है अनिल जी, जैसे 2015 में भी हमने देखा था, चाइना जब गिरता है बाकी इमर्जिंग मार्केट से भी पैसा निकलने लग जाता है। और भारत से जो बहुत भारी 23,000 करोड़ एफआईज ने निकाला है, कुछ रिजल्ट्स के कारण है। बट मुझे लगता है कि ग्लोबल जेम फंड्स, जो ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट फंड्स होते हैं, उनको लिक्विडिटी की इशू आ जाती है जब चाइना से भी पैसा निकलता है, क्योंकि सब कुछ एक ही पूल में होता है इमर्जिंग मार्केट्स का। अनलेस कोई कंट्री स्पेसिफिक हो या एशिया एक्स चाइना या इमर्जिंग मार्केट एक्स चाइना फंड हो, वो अभी इतने हैं नहीं। ज्यादातर जेम फंड्स हैं। मुझे लगता है वहां पे लिक्विडिटी के कारण भारत में बिकवाली हुई है। बाकी फंडामेंटल्स वाइज कुछ ऐसा नतीजा इतना खराब भी नहीं आया। ना भारत का कुछ तब्दीली हुई है, ना कोई पॉलिसी कंटिन्यूटी पे आंच आई है जो एक्सप्लेन करे कि जो एफआईज इतनी तगड़ी खरीदारी कर रहे थे दिसंबर तक, एकदम से जनवरी में 23,000 करोड़ क्यों बेच के चले गए। तो ये चाइना से मुझे लगता है ज्यादा रिलेटेड है, लिक्विडिटी क्रिएट करने के लिए ये बिकवाली हुई है। बग्गा साहब, अभी आपने बात करी कि कैसे जो चीन में परेशानी आई है और थोड़ा फंड्स को वहाँ पर रिडीम करना पड़ा है, उनकी वजह से रिडीम करना पड़ा है, उसका प्रेशर इंडिया में भी आ रहा है। एक बार चीन से ही रिलेटेड आपसे सवाल था। 5 साल के निचले स्तर पर है चीन के बाजार, हांगकांग के बाजार लगातार अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। अभी इनका जीडीपी डेटा भी आया था, उससे ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं मिला। तो आगे इनके स्लो डाउन के और डर बन सकते हैं, और ऐसा होगा तो फिर क्या और रिडेम्पशन प्रेशर आ सकते हैं, थोड़े और सेलिंग आउटफ्लोज की परेशानी हो सकती है सर? जी दीप, क्योंकि अभी तक क्या हुआ है, कोई बड़ा स्टिमुलस करने से इन्होंने साफ इनकार कर दिया है। तो वो परेशानी है मार्केट को कि जब स्लो डाउन है आपका
तो कहीं तो आप स्टिमुलस लेके आइए। दूसरा है जो लोकल गवर्नमेंट्स और ट्रस्ट प्रोडक्ट्स, ये दोनों बहुत बड़े इश्यूज हैं। लोकल गवर्नमेंट्स ने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में कर्ज उठाया हुआ है, और साथ में ट्रस्ट प्रोडक्ट्स, एक बहुत बड़ा ट्रस्ट कंपनी फेल हुआ, 140 बिलियन डॉलर का उसका एयूएम था। और तीसरी बात है प्रॉपर्टी में स्लो डाउन। तो साल दर साल प्रॉपर्टी प्राइसेस में गिरावट है, और इतना बड़ा सेक्टर है वो 18% जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता है। और चीन का जो रियल एस्टेट सेक्टर है दीप, वो दुनिया के कॉपर प्राइसेस, आयरन ओर के प्राइस, स्टील के प्राइस, इन सब को वो बहुत एक बड़ा इम्पैक्ट करने वाला सेक्टर है, क्योंकि इतना ह्यूज उसका कंजम्पशन रहता है। सीमेंट फिर भी आप कह सकते हैं कि घरेलू बात होती है, बट मेटल के प्राइसेस ग्लोबल रहते हैं। आप देखिए काफी मेटल के प्राइसेस में इशू इसके कारण भी आया कि चीन का रियल एस्टेट स्लो डाउन है। तो ओवरऑल इन्वेस्टर्स क्यों ना खुश हैं कि जी जिनपिंग की जो स्ट्रैटेजी है वो है कि नॉर्मलाइज करो इकोनॉमी को। 2-3 साल अगर पेन भी आता है, रियल एस्टेट सिर्फ घर लोग लें रहने के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए बंद करो रियल एस्टेट को, वो एक शॉक लगा है मार्केट को। पिछले 2 साल से वो चलता आ रहा है, और कुछ भी सोल्यूशन वो लेके नहीं आ रहे। और दूसरी बात है, वो टेक्नोक्रेट्स को इतना ट्रस्ट नहीं करते। अदरवाइज चीन में क्षमता है, जिस तरह से 2008 में पूरे विश्व को ही लगभग चीन ने अकेले उठा लिया था इन्वेस्टमेंट स्टिमुलस करके, 2015 में फिर से किया था। अभी क्या वो कर रहे हैं, स्टेट ओन्ड कंपनियों से शेयर खरीदवा रहे हैं और शॉर्टिंग को बंद करवा रहे हैं। तो लीन कर रहे हैं इन्वेस्टर्स पे कि आप बिकवाली मत करिए, और शॉर्टिंग तो बिल्कुल मत करिए हमारे स्टॉक्स का। तो वो कॉस्मेटिक है, जो मूल इशू है इकोनॉमी के स्लो डाउन का, उसको एड्रेस नहीं किया जा रहा। तो ये काफी बड़ा खतरा रहता है इमर्जिंग मार्केट्स के लिए, क्योंकि चीन की चाल पर इमर्जिंग मार्केट इन्वेस्टर्स काफी हद तक चलते हैं। एक्स चाइना फंड जब तक ना निकल के आए बड़े बड़े, तो एमएससीआई एक्स चाइना बना के कोई ऐसे फंड बनाए जिससे कि चीन का इम्पैक्ट ना आए, तब तक हमें इसकी चपेट में इमर्जिंग मार्केट फ्लोज आते रहते हैं दीप।